ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। आज के इस टॉपिक में या आज के इस लेक्चर में हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं। वो है वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन, इस टॉपिक पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन कॉलेज के लेक्चर्स में हो चुका है। ऑलरेडी हमने इस चीज को कंप्लीट किया है। अब उसी के कंटिन्यूएशन में या उसी के सीक्वेंस में इस टॉपिक पर या इस चैप्टर पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके की फिजिकल कंसेप्ट्स की क्या जरूरत है, वर्क और एनर्जी के कंसेप्ट्स की या पावर के कंसेप्ट्स की। हालांकि हमारे पास लॉज ऑफ मोशन में वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मुलीज हैं, सारी कंडीशंस क्लियर हो चुकी हैं कि हम मोशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो फिर और एडिशनली हमें वर्क या एनर्जी या पावर के कंसेप्ट्स की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हम मोशन से रिलेटेड या किसी भी जनरल एस्पेक्ट में, जनरल फिजिक्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकें। तो keep in mind the concept of work and the concept of energy will make the solution easy, quick to understand and to apply. बिकॉज हमने देखा लॉज ऑफ मोशन को जब हम यूज करते जा रहे हैं और कोई भी एक मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू मेक सेवरल इक्वेशंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ डायरेक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ ऑल पॉसिबल फोर्सेस and then obtain several set of equations and to get the solution done. उसके बाद फिर हमारा आंसर आता है। लेकिन वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट या इसके साथ पावर का कंसेप्ट जोड़ लें, ये इतना सिंपल होगा, इतना आसानी से ये काम करेगा कि हमें लॉज ऑफ मोशन वाली कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैं एक स्कीयर की डायग्राम आपके सामने रखता हूं। इसे देखें आप, दिस इज फिगर ए। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। And suppose if we say that this person, this skier is starting from this top point and will be sliding down to the bottom. अब जब ये नीचे आएगा तो मैंने आपसे ये पूछा कि भाई जब ये नीचे आ रहा है तो फिर इसकी स्पीड क्या है। फर्दर सेट ऑफ कैलकुलेशंस यहाँ पे किए जा सकते हैं, टाइम क्या है एंड ऑल दैट। तो चलो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जब ये नीचे पहुंचेगा यहाँ पे बॉटम पे तो फिर इसका स्पीड क्या होगा। अगर हम लॉज ऑफ मोशन के कंडीशंस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, हालांकि इंक्लाइन है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, उससे हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की कंडीशन और स्पीड काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके इजीली हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। बट सपोज अगर इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा, और इसी स्कीयर को अब ऐसे सरफेस पर स्की करने के लिए छोड़ दें और फिर सेम क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूं कि ये यहाँ टॉप से शुरू करता है जैसे यहां से इसने शुरू किया था, तो बॉटम पर पहुंचने पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो आप सोचें अगर मैं यहाँ लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने लग जाऊं तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल एक्सेलरेशंस को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मूथ नहीं है सरफेस, आई में से स्ट्रेट सरफेस नहीं है। Variable acceleration will give me a variable force. I cannot apply a kinematical equation. Probably I have to go through a integration. हो सकता है मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करके फिर फाइनल आंसर यहाँ पे निकालना, तो ये काफी टफ हो जाएगा। बट इस तरीके की सिचुएशन को अगर मैं वर्क या एनर्जी के कंसेप्ट्स पर हैंडल करूंगा तो बहुत आसानी से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं कि यहाँ पर बॉटम पर इसकी स्पीड क्या है।
ओके, जो चीज लॉज ऑफ मोशन में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसी चीज को हम वर्क या एनर्जी के कंसेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इस चैप्टर का थीम हमेशा दिमाग में रखना कि ये आसानी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, ना कि चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए। मैं ये रिपीटेडली इसलिए बोलते जा रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स वर्क और एनर्जी के कंसेप्ट्स को कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स समझ बैठ जाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं, वर्क और एनर्जी के कंसेप्ट जो हैं ये प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हम विद इन वन और टू इक्वेशन, विद इन वन और टू कंडीशन लगा करके इस तरीके के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको वक्त के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, कुछ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा इस चीज में कि हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। न सिर्फ लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जनरल जो दूसरे भी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम एनर्जी के कंजर्वेशन को अप्लाई करें, वर्क के कंसेप्ट को वहां पर अप्लाई करें, वहां पर भी इस चैप्टर का हमको काफी सारा हेल्प मिलेगा। ओके, इन कंसेप्ट्स को हम कई बार अप्लाई करते रहेंगे, इवन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे हमें इन चीजों को एक एक करके डील करना है। तो मैं वन बाय वन चीजों को आपके सामने रखता हूं। आज की क्लास में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा इन जनरल एक बेसिक आइडिया कि वर्क क्या होता है और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करें, किसी गिवन सिचुएशन में हम उसे कैसे इवैल्यूएट करें। बेसिक्स, ठीक है। हायर लेवल के क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। नाउ व्हाट इज वर्क? अगर हम यहां से अपनी बात को समझना शुरू करें कि भाई वर्क क्या हो सकता है, कई सारे डेफिनेशन इसके लिए बताए जा सकते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं कि वर्क क्या है। इन माय ओपिनियन, अगर मैं सबसे आसान और सिंपल सा डेफिनेशन कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए अगर वर्क के लिए बनाना चाहूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्क इज नथिंग बट अ मींस, एक जरिया है टू यूज, यूटिलाइज और ट्रांसफर द एनर्जी। एनर्जी को यूज करना या उसको इस्तेमाल करना, उसे यूटिलाइज करना या एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो जरिया है, जो मींस है, जो तरीका है, उसे हम वर्क कहते हैं, काम। क्योंकि वर्क उसी वक्त परफॉर्म किया जा सकता है जब हमारे पास किसी तरीके, किसी फॉर्म की एनर्जी है या फिर वर्क करके हम उस एनर्जी को डेवलप कर लें। ओके, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से अगर हम वर्क को समझना चाहें, डिफाइन करना चाहें इन अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, we may say it is the means to use, to utilize, to transfer energy. Okay, yeah, even we may say to convert energy from one form to the another form. To transfer का मतलब यहाँ पे ये लिया जा सकता है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें इसकी इस स्टेटमेंट वाली डेफिनेशन में नहीं अटकना है, हमको इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म समझना है कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका है वर्क को कैलकुलेट करने का, और फिर उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम इलस्ट्रेशंस के जरिए और ज्यादा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड, मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लाइक दिस। एंड जस्ट इमेजिन कि इस ब्लॉक को मैं पुल या पुश करने की कोशिश करता हूं बाय सर्टेन फोर्स एफ। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, बट जो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, वो काफी कम है, बहुत कम फोर्स है, इतना कम कि ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वर्क हुआ? नो, नहीं हुआ। नो सर। इसके पीछे आपने बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि फोर्स तो अप्लाई हुआ है लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन, इसलिए आपने बोला कि जीरो है, कोई वर्क नहीं हुआ। क्योंकि आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब हम फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक मूव करे। आप देखें, जब फोर्स लगा रहे हैं, अगर वर्क हुआ तो ये ब्लॉक मूव करने लग गया। मूव करने का मतलब इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो वर्क के जरिए ही हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर
डेवलप किया। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, टू ट्रांसफर द एनर्जी। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि अगर मैं फोर्स लगाऊं और ब्लॉक में किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सेंटेंस, हमारे मुंह से यही जुमला निकलेगा कि भैया यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स लगाने का सीधा सा इंटेंशन हमारा ये था कि ब्लॉक मूव करना चाहिए। चलिए, अब अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया और मेरे फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट में ये ब्लॉक जो है ये मूव कर गया, आगे चला गया, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हुआ। यस, फोर्स लगाने की वजह से ये ब्लॉक मूव करा, तो क्या आप कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ यहाँ पे? यस Yes. सर। तो वर्क को समझने के लिए हम सीधे सीधे दो एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं। नंबर एक, क्या हमने फोर्स अप्लाई किया? जरूरी है, बिकॉज बिना फोर्स अप्लाई किए तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते, जबरदस्ती किए काम तो हो ही नहीं सकता। तो हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, नंबर एक। और दो, जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, इफ यू अप्लाई अ फोर्स, देन आर वी गोइंग टू गेट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट? क्या हमें यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है? अगर हमारा आंसर है यस, फोर्स के अप्लाई करने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि देयर इज वर्क डन। और अगर हमारा आंसर है यहाँ पे नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे द वर्क इज नॉट डन, काम नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो पता ये चला कि वर्क बेसिकली दो पैरामीटर्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक है फोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके कंबाइनली हमें क्या देते हैं? वर्क डन देते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए, फोर्स ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है। याद रखिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन वर्क कैसा है? स्केलर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन काउंट की जाएगी, लेकिन वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसे कैसे लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इसका? तो बच्चों याद रखें, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, हम जानते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स की जिसका रिजल्ट एक स्केलर होता है। सो बिल्कुल ही सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे बन गया मैथमेटिकल फॉर्म में, वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जरूरत पड़ने पर हम इसी वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस, आई हैव टेकन द मैग्नीट्यूड्स। यू माइट रिमेंबर कि डॉट प्रोडक्ट में हम एक सीधा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, cos of theta, cos of theta, where theta is the angle between the direction of applied force and the direction of displacement. ठीक है, theta is the angle between the direction of applied force and the direction of displacement. Keep in mind. अभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा, why not cross product? It's a very silly question अगर देखा जाए तो। मैंने अभी अभी कहा, force is vector, displacement is vector, work is a scalar. If two vectors are multiplied and we are getting a scalar, then surely the product is should be a dot product. ठीक है, बिल्कुल आसान बात है, ये दिमाग में बैठ गया आपके? हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बिल्कुल आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, F magnitude of force, S magnitude of displacement, and theta, cos of theta, where theta is the angle between the direction of force and the direction of displacement. Now let me give you three examples, three basic conditions to remember. Condition number one. Now suppose if we say कि हमारे पास एक पार्टिकल है ऐसे, इस पे मैंने फोर्स लगाया in this direction, and this particle is supposed to displace along the same line. Along the same line, displacement is also in the same direction. The direction of displacement and the direction of force is same, parallel. तो इस सिचुएशन में हम फौरन ही कह देंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0 और हमें वर्क डन मिल गया एफ एस, बिकॉज हम जानते हैं cos of 0 will take a value of 1. तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन हमको मिलेगा ये मिलेगा मैक्सिमम। क्लियर पॉइंट? विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वर्क डन, ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्क डन हमको मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। We may get a positive work done. Now suppose if you have a reverse situation, or if you have another situation in which this is the object or a block which is supposed to move, I am applying a force somewhat in this direction, and the expected direction of motion is like this. Expected direction of motion is like this. आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कितना बन रहा है, 90 degree. 90 and we know that cos 90 will take a zero. value 0. तो इस सिचुएशन में वर्क डन हो जाएगा 0, 0. which is minimum. Okay, मतलब काम ही नहीं हुआ, no work done, 0. Now this makes a very very important rule कि जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब वर्क डन नहीं होता है. Keep in mind, whenever the displacement and force are perpendicular to each other, work done नहीं होगा, work done 0 होगा, even though there is a force, even though there is a displacement. Okay, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा आगे. फिलहाल मैं बस कंडीशन रख रहा हूं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, इलस्ट्रेशंस आपको बताऊंगा कि इसका जनरल सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है. ओके, सो ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से फिक्स करनी है, बिठानी है कि जब भी एक ऐसा फोर्स हम अप्लाई करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर है, तो उस सिचुएशन में कभी भी कोई भी वर्क डन नहीं होता है. नाउ द थर्ड कंडीशन. सपोज इन द थर्ड कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से this is the direction of displacement, but you have applied the force in completely opposite way. आपने फोर्स जो है इसको पूरी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया. अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, फोर्स जहां लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट वहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं है. जैसे मान लीजिए कि एक चीज आगे बढ़ रही है, एक व्हीकल आगे जा रही है, अब आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएंगे ना. यस और नो. तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है, एक प्रैक्टिकल कंडीशन है जिसमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ये कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर है. अब आप मुझे बताएं इस सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा, 180 degree. यस. और हम सब जानते हैं कि cos ऑफ 180 ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1. -1. तो इस सिचुएशन में हम वर्क डन देखेंगे माइनस एफ ऑफ एस. क्यों? क्योंकि एफ एस cos थीटा हो गया cos 180, इसने ले ली वैल्यू -1 के हिसाब से ये हो गया नेगेटिव. मतलब हमें यहां देखने को मिला कि ये वर्क डन आ गया नेगेटिव. और याद रखें ये वर्क डन भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ही है. इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड हम इसे मैक्सिमम ही मानेंगे, बट ये है नेगेटिव. गेटिंग इट? तो हमने देखा यहां पे कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया है, किस तरीके से हमने यहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया है. नाउ लेट मी एक्सप्लोर दिस सिचुएशन अ लिटिल बिट. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ऐसा है, एस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और आपने इस पे फोर्स लगाया लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया एफ. ये आपने मेजर किया थीटा, विच इज द डायरेक्शन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स वेक्टर. अब अगर आपसे मैं ये सवाल करता हूं कि भाई आप इसमें वर्क डन कैलकुलेट करें, तो आप यहां डायरेक्टली एफ और इंटू एस नहीं लिख सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा. एक ये वाला हो गया एफ कॉस थीटा, और एक ये वाला हो गया एफ साइन थीटा. रेजोल्यूशन सबको समझ में आ गया? अब इन दोनों Yes. कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट वर्क डन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा? F cos theta. एफ कॉस थीटा. तभी तो डेफिनेशन में कॉस थीटा आया था. तो एक और लॉजिकल बात ये याद रखनी है कि वर्क डन में फोर्स का वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है जो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है, नॉट टू द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन को परपेंडिकुलर होता है वो कभी भी कोई वर्क नहीं कर सकता. तो हमको हमेशा अलोंग द लाइन लेना पड़ेगा, चाहे हम इन द डायरेक्शन लें चाहे हम अपोजिट टू द डायरेक्शन लें. जैसे अब इसे सोचें कि ये ब्लॉक है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ऐसा है, इस तरीके से.
S। अब हम ये कहने लग रहे हैं कि भाई फोर्स हमने ना ऐसे लगाया F, कुछ इस तरीके से कि हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना दिया थीटा। अब आप बताएं इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी हम सीधे सीधे दो कंपोनेंट इसके रिजॉल्व कर लेंगे। एक का नाम यहाँ पे हमने रख दिया F cos ऑफ थीटा, और ये दूसरे वाले का नाम हमने यहाँ पे रख दिया F sin ऑफ थीटा। अब यहाँ पर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? F cos theta. F cos थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज इट इज अलोंग द लाइन। हालांकि ये कंट्रीब्यूशन इसका नेगेटिव माना जाएगा। क्यों नेगेटिव माना जाएगा आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो वर्क डन का ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये हमें लॉजिकली समझना है। हमने देखा भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली अपोजिट जा रहे हैं। अगर ये दोनों कंप्लीटली अपोजिट जा रहे हैं तो वर्क डन का वैल्यू कैसा आना चाहिए? Opposite. तो कैलकुलेशन करते वक्त ये चीजें आप दिमाग में रखें कि डिस्प्लेसमेंट को अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो उसका कोई रोल नहीं है वर्क के कैलकुलेशन में। उसे बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें, आप उसको छोड़ ही दें, उससे कभी कोई काम नहीं होने वाला। आपने उसको छोड़ देना है, पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर देना है। आपने फोर्स के सिर्फ उन कंपोनेंट्स की तरफ ध्यान देना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के या तो साथ आ जाए तो वर्क डन पॉजिटिव बन जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आ जाए तो वर्क डन नेगेटिव बन जाएगा। बट होना चाहिए अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चाहे पॉजिटिव सेंस में ले लें चाहे नेगेटिव सेंस में ले लें। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। और ये वर्क का बिल्कुल ही सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी आइडिया है। कुछ मोटी मोटी बातें अगर मैं फौरन यहाँ पे रिवाइज कर दूं तो इट विल बी अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क खुद अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, Fs cos of theta, where theta is the angle taken between the direction of force and the direction of displacement. वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जीरो की कंडीशन जरा स्पेशल है, याद रखिए। हमेशा वर्क उस वक्त जीरो होगा जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों अगर पैरेलल हैं तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, दोनों अगर एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा। मोटा मोटा हिसाब किताब आपको ये याद रखना है कि फोर्स या उसका कंपोनेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लिया जाएगा, चाहे इन द सेम डायरेक्शन ले लें चाहे इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं तो विल बी टेकिंग इट पॉजिटिव वर्क, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं तो विल बी कंसीडरिंग इट एज अ नेगेटिव वर्क। यूनिट वगैरह आप इवन क्लास 9 10th में भी पढ़ते होंगे। वर्क का यूनिट हम लोग एनर्जी का ही बनाते हैं, आपको पता होगा। हम इसका यूनिट लगाते हैं जूल, या हम लगाते हैं अर्ग। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा m1 l2 t-2। गेटिंग इट? कन्वर्जन भी आपको पता है, जूल अर्ग अगर हम करने जाते हैं तो 10⁻⁷। गेटिंग इट राइट? यस यस सर। ओके। अब आइए इस पर कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, कुछ कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये इलस्ट्रेशंस हमें हेल्प करेंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन को समझने में। एग्जैक्ट हम किस तरीके से काम करें, वर्क से रिलेटेड जो कैलकुलेशन किया जाए वो कैसे करें। So I'll be taking around 8 to 10 questions, one by one इन क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन टेक्निक्स की तरफ ध्यान देना है, कैसे काम कर रहे हैं उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है, और इसको हमने पुल करना शुरू किया बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फ्रिक्शन हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला आपको फ्रिक्शन का बता दूं बच्चों। फ्रिक्शन जब कभी भी हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि जब ये हमारा चैप्टर या हो जाएगा, ये डिटेल में हो जाएगा, तब और ज्यादा गहराई से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस स्टेज पर तो नहीं है, हम कॉलेज में इसको कवर करेंगे। तो जब कभी भी हम फ्रिक्शन के फॉर्मूले में लिखेंगे फोर्स को, तो वो आ जाएगा म्यू, यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0.4, और एन माने नॉर्मल रिएक्शन। अभी हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स। यहाँ पर दो फोर्स हैं, एक फोर्स जो हमने लगाया, दूसरा फोर्स जो फ्रिक्शन का है, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं। हमें फोर्स पता चल गया, कितना है फोर्स? 50 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। 5 अब हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि ऐसे फोर्स लगा रखा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक आगे जाएगा, ऐसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों में एंगल कितना हो गया इस सिचुएशन में? 0। तो ये वर्क डन मैं मान लो नंबर 1 लिख दूं इसको अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो फॉर्मूला हो गया F इंटू एस। एफ कितना आया?
50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, आंसर कितना आया 250 जूल, करेक्ट है। लेकिन यहां पर एक और फोर्स भी लग रहा है और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक बात दिमाग में बिठाओ, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रुकाने की कोशिश करता है। तो यहां इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आया होगा? तो आंसर सिंपल है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स यहां आया होगा, यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट को, तो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए लेफ्ट को। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो आंसर सिंपल है बेटा, इसको मैं लिखता हूं F2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ख्याल रहे माइनस फोर्स हमें लेना है, यहाँ कौन सा फोर्स हमें लेना है? फ्रिक्शन का फोर्स लेना है। डिस्प्लेसमेंट ये आगे। अब आप गौर से देखें कि फोर्स फ्रिक्शन वाला, डिस्प्लेसमेंट जो आगे की तरफ हो रहा है, इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 180 180। तो यहां आएगा cos ऑफ 180। क्लियर हुई बेटा बात? बिकॉज इट इज Fs cos थीटा। यस अब चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 हो गया -1। चलो ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं और आगे। म्यू कितना है? 0.4। नॉर्मल रिएक्शन बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ गया, ये वेट नीचे की तरफ गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है 10 किलोग्राम का, तो ये mg कितना हो गया 100। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई सिचुएशन में? 100 100 इंटू 5 इंटू ये -1, ये -1 भूलना नहीं है आपने। तो अब बता दें मुझे टोटल वर्क डन कितना हुआ इस सिचुएशन में? माइनस है ना, ये -500, या इसको 40 बना दें, 40 इंटू 5 200 200 जूल। तो फ्रिक्शन ने अपना काम किया, जो नेगेटिव सेंस में मेजर किया गया। और ये नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स जो फ्रिक्शन का बन रहा था, ये दोनों अपोजिट है। अब लॉजिकली एक बात याद रखिए कि फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स उसके अपोजिट ही आएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा हमको नेगेटिव वर्क ही देगा। सो ये एक तरीका है जहां पे हम कुछ कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। क्लियर हो रही है बेटा बात? यस यस अब आइए इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर अपना बिल्कुल बेसिक्स पर है। हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने 9th 10th में भी देखे होंगे। अब वही 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, फोर्स इस बार 100 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। सो ये 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5 मीटर है, फ्रिक्शन अभी भी 0.4 है, लेकिन इस बार एक एंगल पे फोर्स लग गया। तो आपने थोड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो ये एक हो गया इधर कंपोनेंट इसका, और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया इधर। ध्यान से करें, 37 डिग्री के हिसाब से सोचें आप, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 80 cos 37। ये वाला कंपोनेंट होगा 60 न्यूटन। एक्सपेक्टेड है कि ये इधर डिस्प्लेस कर जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसका, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई इसका वेट ऐसे नीचे आएगा। क्या मैं वेट को डायरेक्ट 100 बोल दूं अभी? 10 किलोग्राम mg 100, और एक्सपेक्टेड ये है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर आएगा, ये n, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। करेक्ट हो रही है बात? यस सर अब आए वर्क डन निकालते हैं बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन नंबर 1। तो सिंपली आपको F इंटू एस लिखना है, करेक्ट है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप 100 लेंगे, 60 लेंगे, 80 लेंगे, क्या लेंगे? F क्या लेंगे 80 आप? 80 into 5 आपने अच्छे से दिमाग में रखना है कि आपने वो फोर्स लेना है जो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ज्यादा उसको टेंशन में, एंगल में, इसमें उसमें कन्वर्ट करते बैठने की जरूरत नहीं है। या आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 100 cos 37, बट बी क्विक, जल्दी से समझें इस बात को कि वर्क निकालते वक्त फोर्स का वो कंपोनेंट यूज किया जाता है जो डिस्प्लेसमेंट के लाइन पर आता है, चाहे इन द सेम डायरेक्शन आए, चाहे इन द अपोजिट डायरेक्शन में आए। अगर इन द सेम डायरेक्शन आ गया
तो हमने पॉजिटिव कैलकुलेशन कर लेना है, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन में आ गया तो हमने नेगेटिव कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम को मैं अगर जल्दी से आसान कर दूं तो मैं इस f को लिखने वाला हूं 80 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। बताएं आंसर क्या हो गया? 400. 400. 400। तो ये हो गया 400 जूल का वर्क डन। अब हमको थोड़ा सा टिपिकली सोचना पड़ेगा बच्चों कि भाई फ्रिक्शन का फोर्स हम कैसे लिखें, F2। तो आंसर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा, बिना किसी टेंशन के। डायरेक्टली आपने नेगेटिव बोल देना, पहले ही नेगेटिव बोल देना, कॉस वॉस के चक्कर में मत जाओ, ज्यादा फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेट मत करो। Cos बताओ कि हमने इसको नेगेटिव क्यों लिखा? थीटा 180. हाँ, थीटा 180 हो रहा है, ऐसे से ज्यादा ऐसे सोचो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का direction. डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन आपस में कैसे हैं। Opposite. आप थीटा को इस्तेमाल ही मत करो, जहां तक हो सके थीटा को अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर्मूले की कॉम्प्लेक्स कंडीशन थोड़ी सी और नॉर्मलाइज हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा। लेकिन ख्याल रहे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाएगा? वर्टिकल. अरे यार वर्टिकल कैसे, वो जो Opposite. डिस्प्लेसमेंट के लाइन पर Opposite है, चाहे सेम डायरेक्शन में आए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में आए। अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो आप पॉजिटिव वर्क क्लेम कर लें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो आप नेगेटिव वर्क क्लेम कर लें। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल कहां जा रहे हो यार, इतने क्लियर समझा रहा हूं मैं आपको कि फोर्स का हमेशा वो कंपोनेंट या वो वैल्यू इस्तेमाल किया जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल होगा। Parallel. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो पॉजिटिव वर्क आएगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो नेगेटिव वर्क आएगा। अब चूंकि हम फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन तो डिस्प्लेसमेंट के एंटी ही होता है, अपोजिट ही होता है, तो हमने माइनस लगा दिया, F इंटू एस कर दिया, बात खत्म। अब हमारी गाड़ी यहाँ पे आके अटकेगी यार, F कितना है? चलो बताओ फॉर्मूला, F कितना है? म्यू इंटू एन इंटू एस। अब जरा सोचे, म्यू का मतलब हो गया ये कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है म्यू 0.4। एन कितना है? एन कितना है बता 100. सकते? नहीं, यहां गलती हो गई। ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, इसका एक कंपोनेंट 60 न्यूटन ऊपर जा रहा है। वर्टिकली बैलेंस करने की कोशिश करें आप, वर्टिकली आप देखें क्या क्या है यहाँ पे, समझें जरा बात को। N plus 60 Newton. शाबाश, n प्लस 60 शुड बी इक्वल टू 100 ना। अपवर्ड n और 60 है और डाउनवर्ड 100 है, तो n प्लस 60 शुड बी इक्वल टू 100। समझे नहीं समझे? Yes. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 40. 100 माइनस 60 दैट विल बिकम इक्वल टू 40। तो यहाँ एक गलती हमसे, मेजर मिस्टेक हो सकती है कि हम सीधे सीधे n को 100 बोल दें और इस बात को भूल जाएं कि यहाँ पे इस फोर्स का कंपोनेंट भी ऊपर इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गलती ना करें यहाँ पे। अब म्यू2 की वैल्यू आए, पुटअप करें, वर्क डन 2 इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू का वैल्यू जैसे बताया गया 0.4, नॉर्मल रिएक्शन अभी हमको पता चल गया कितना है 40, इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी भी हम ले लेंगे 5, सॉरी 5, सो डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया 5। कैलकुलेशन पूरा करें, कितना होगा? यस, माइनस में 16 इंटू 5 80 जूल। ठीक है, बी केयरफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। 80 जूल। तो देखिए वर्क डन इस तरीके से निकाला जाएगा। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स में कुछ छोटी मोटी बातों का फर्क है, तो प्रॉब्लम अचानक से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बस इस फोर्स को हमने हल्का सा चेंज कर दिया तो फ्रिक्शन की कंडीशन पूरी बदल गई, जनरल वर्क डन की कैलकुलेशन पूरी बदल गई। तो आपने इस तमाम बातों का ख्याल रखना है और इस बात को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कैसे करना है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हर एक न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, इसमें मैं बस आपको कुछ इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, एंड कीपिंग थिंग्स एट वेरी लो, आसानी से समझने की कोशिश करें, ज्यादा फॉर्मूले में उलझने के अंदर ना जाएं, डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। अब यहाँ वेक्टोरियल लेवल पर कुछ कैलकुलेशन हमें करना है। A particle is moving along a straight line from point A, this is the position vector of point A, to B, then this is the position vector of point B. One of the force
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया. फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन निकालना है. डोंट फॉरगेट कि वर्क डन इन इट्स कंप्लीट वेक्टर फॉर्मेट लिखा जाएगा F डॉट S. अब फोर्स तो हमको मिल गया भाई, चलो फोर्स तो मिल गया, लिख लो 20 I कैप माइनस 30 J कैप प्लस 15 K कैप. ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहां ये डॉट लगा दिया. अब यहां पर मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट. अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट कहां से लाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टोरियली यहां पे निकालना पड़ेगा. ये जो चीज गिवन है ना हमको, ये ए की पोजीशन है, पॉइंट ए की, और ये जो चीज हमको गिवन है ये पॉइंट बी की पोजीशन है. तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर. तो याद रखें फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. समझ पा रहे हैं इस बात को? फाइनल और इनिशियल पोजीशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे आप. फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. समझ पा रहे हैं बच्चों इसको? वेक्टर्स चैप्टर में Yes, पढ़ा sir. नहीं है. अब फाइनल में आई से आई को, जे से जे को, के से के को सब्सट्रैक्ट कर दें आप. 5i माइनस 2i कितना हुआ? 3 3 I 3i 3 आई कैप. फिर माइनस 3j माइनस 7 माइनस 10 J कैप minus 10 J cap. माइनस 10j कैप. शाबाश. माइनस 6k माइनस माइनस प्लस 3k minus 3 K cap. माइनस 3 K कैप. माइनस 3k कैप. तो ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में आई से आई, जे से जे, के से के सब्सट्रैक्ट करें. सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्ली करें, माइनस और प्लस का अच्छे से ख्याल रखें. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 3i कैप माइनस ऑफ 10j कैप माइनस ऑफ 3k कैप. अब आप फिर सोचेंगे सर इनको कैसे सॉल्व करें. बेटा डॉट प्रोडक्ट में हमने वेक्टर p डॉट q का याद है ऐसे लिखा था, px qx प्लस py qy प्लस pz qz. Yes. और अगर क्रॉस होता है तो हम पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, है ना. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. अब डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से f x और s x कंपोनेंट हमको लिखना पड़ेगा. जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया. सही लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. चलिए तो फिर आंसर पूरा करें. 20 इंटू 3 60 I cap. माइनस 30 आई कैप नहीं आता है बेटा, वेक्टर है ये, सॉरी स्केलर रिजल्ट करेगा. 30 माइनस 30 माइनस 10 minus प्लस 300. 15 इंटू माइनस 3 माइनस 45. माइनस 45. बस नंबर सॉल्व कर लो, खत्म हो गई बात. चलो निकालो, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ. 315. 315 जूल. सो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बस स्केलर वेक्टर चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन है. खाली यहाँ पे इसको नाम दिया गया फोर्स और वर्क और डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दैट. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होगी, तो स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर की प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है मुझे, कि मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ, दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूँ. दैट्स इट. अब आइए, अब इसी क्वेश्चन को कभी कभी थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके भी बनाया जाता है, हल्का सा ऐसे इसमें वेरिएशन लाते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो फोर्स गिवन है, कैरिंग इन अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं. ये कोऑर्डिनेट्स हमको बताएंगे इनिशियल पोजीशन, पोजीशन 1. और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये फाइनल है, ये हमको बताएंगे फाइनल पोजीशन. अगर मैं वाकई इसका वेक्टर बना के लिखूं ना, तो ऐसे हो जाएगा ना बेटा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. और इसका वेक्टर बना दूं तो ऐसे हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप. अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें और बताएं कि मैं डिस्प्लेसमेंट इसमें कैसे लिख सकता हूं. फाइनल माइनस इनिशियल. 5 I cap. शाबाश 5 J cap. शाबाश. minus 5 K cap. कैप. बिल्कुल सही. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल 3
माइनस -2 5 हो गया, 6 -1 5 हो गया, -2 -3 -5 हो गया। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये सारी जो वेक्टर वाली कंडीशंस है मैं आपको अच्छे से ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अब आइए वर्क डन निकालते हैं। नाउ आई वांट यू पीपल टू आंसर इट इन अ वेरी क्विक वे। वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट लेना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, ये डॉट 5i कैप प्लस 5j कैप -5k कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट। बता दे फटाफट क्या होगा। 15 15 -10 -10 -20 -20 -20। ओवरऑल वर्क डन कितना हुआ? -15 -15 जूल। यस। अब इस क्वेश्चन में नया क्या था, तो हमको पोजीशन वेक्टर्स देने की बजाय पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए। इसने वेक्टर्स बना के थोड़ा सा सॉल्यूशन करना था। इस क्वेश्चन में हमको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो ऐसा हल्का फुल्का इसमें कोई चेंजेस या किसी किस्म की कंडीशंस को बदला जा सकता है। आइए देखते हैं और आगे और थोड़ा क्या नया है और क्या हो सकता है। Now particle is shifted from point 0, 0, 1। ये कोऑर्डिनेट्स है, याद रखें। ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है, ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स है। सो बिफोर आई मूव ऑन, आगे का डिस्कशन करने से पहले मुझे फौरन बता दें आपके भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। I cap plus J cap plus K वेरी cap गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। I cap plus J cap plus K cap, because 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 2 minus 1 1, so all in magnitude is 1 1 1। Getting it? यस सर। अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स नहीं है, दो फोर्सेस हैं। तो हम थोड़ा सोचने लग जाएंगे यार अभी कैसे निकालें वर्क डन। तो हमको तो कंबाइन वर्क डन निकालना है बाय दीज टू फोर्सेस, टोटल वर्क डन निकालना है हमने। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वर्क डन का नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, आई को आई से हैंडल करें, जे को जे से हैंडल करें, के को के से हैंडल करें। जस्ट चुपचाप दोनों फोर्सेस का एडिशन कर लें, काम खत्म। बताएं आंसर। 3i 3i cap plus J cap plus K cap यस, वेरी गुड। तो ये हो गया नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो आइए हम लोग निकालते हैं वर्क डन, जो हो गया F डॉट S। लेट्स टेक वन मोर स्टेप। F 3i कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, डॉट प्रोडक्ट में चलेगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तेजी से बताएं। 3 plus 1 plus 3 plus 1 plus 1 5 that makes 5 जूल। फिनिश। इस प्रॉब्लम में क्या नया था कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, एक के बजाय दो फोर्सेस दिए हुए थे। 2 forces। बस ऐसा हल्का फुल्का कुछ वेरिएशन आ सकता है जिसमें हमें समझना है। मैं आज के इस पूरे लेक्चर में आपको इसी तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसमें हम वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल मोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें बाद में हैंडल करने हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं, थोड़ी और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहां थोड़ा सा मैकेनिक्स कह लीजिए, लॉज ऑफ मोशन कह लीजिए, हमको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। A block of mass 10 kilogram is being raised vertically upward with the help of a string attached to it। तो सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि एक ब्लॉक है अपने पास, लेट्स से कि ये ब्लॉक है जिसका मास 10 किलोग्राम है। इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से ऐसे बांधा है और इसको जोर से स्ट्रिंग से पकड़ के खींच रहे हैं। अब ये ब्लॉक इफेक्टिवली जा रहा है ऊपर। लेट्स से कि इस ब्लॉक का मास m है, इफेक्टिवली ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर। जब ये ऊपर जा रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाने का एक्सेलरेशन। और ये ब्लॉक टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेता है s 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ही ऊपर जाता है।
फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द नेट वर्क डन एंड द वर्क डन बाय टेंशन। 3 काम करने हैं, टेंशन का वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है और नेट यानी कि टोटल वर्क डन निकालना है। अब एक बात समझो, जब हम इस ब्लॉक को ऊपर खींचेंगे तो क्या इस थ्रेड में टेंशन आ जाएगा? यस। क्या इस ब्लॉक का वेट ऐसे नीचे काम करेगा? ये ब्लॉक इफेक्टिवली ऊपर जा रहा है तो क्या यहां पर ma इस तरीके का नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है बच्चों? यस और नो? Yes. अब लॉज ऑफ मोशन में इस तरीके के प्रॉब्लम्स तो हमने कई बार किए। क्या हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाने के कैपेबल हैं? क्या लिख पाएंगे हम? ma is equals to t minus mg. वेरी गुड, ma इज इक्वल टू टी माइनस mg। बेटा m कितना है? 10। a कितना है? 2.5, सॉरी 2.5 नहीं 2, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है, इज इक्वल टू t हमें पता करना है इनटू ये 10 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10। तो कैलकुलेशन के बाद फौरन हमको समझ में आएगा कि टेंशन हो गया 120 न्यूटन। करेक्ट हो गई बात? अब आप मुझे बताएं वर्क डन कैसे निकलता है। तो वर्क डन निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक। अब पहले हमको निकालना है वर्क डन बाय टेंशन। तो वर्क डन बाय टेंशन को मैं यहां लिख देता हूं W40। तो वर्क डन बाय टेंशन कैलकुलेट करने में ऊपर खींचने वाला फोर्स कौन है? Tension. टेंशन। तो फोर्स आया T। ब्लॉक तो ऊपर ही गया था इसलिए एंगल बना 0। क्या इफेक्टिवली ब्लॉक ऊपर जा रहा है? ऐसे आपने खींचा ना ऊपर तो ब्लॉक तो ऊपर ही जा रहा था ना। तो टेंशन वाले फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल तो 0 ही था। Yes. चलिए काम खत्म करते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू टेंशन का इफेक्टिव वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू कितना आया 120। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2.5। कॉस 0 कितना होता है 1। बताएं आंसर। 12 into 25। 300. Yes. So that gives a value of 300 जूल। तो ओवरऑल टेंशन ने इतना काम किया। अब इसका दूसरा पहलू भी जरा समझे बेटा आप। इसने हमसे ये भी पूछा कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो मैं इसको लिखता हूं G। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब ये वेट जो इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोक रहा है। आप इसको खींच रहे हो लेकिन वेट की वजह से नीचे, वो ग्रेविटी का एफर्ट नीचे की तरफ है। तो वर्क का फॉर्मूला तो यही है अभी भी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ग्रेविटी वाले वर्क डन कैलकुलेट करते वक्त फोर्स कौन है? mg. mg। शाबाश। तो फोर्स है बेटा mg। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी उतना ही है s, लेकिन अगर Cos आप 180. इस पे ध्यान दें एंगल हो गया 180 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था ऊपर और ग्रेविटी का एफर्ट था नीचे। चलें काम पूरा करते हैं। mg अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है ये 100 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2.5 इनटू कॉस 180 का वैल्यू हो गया -1, यानी कि कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चला आंसर आया माइनस ऑफ 250 जूल। करेक्ट है? तो हमने निकाल लिया टेंशन का वर्क डन, हमने निकाल लिया ग्रेविटी का वर्क डन। अब हमको निकालना है नेट। आप सोचो बेटा टोटल वर्क डन निकालते वक्त आप चुपचाप ऐसे कर लेना, टेंशन वाला वर्क डन प्लस ग्रेविटी वाला वर्क डन। वर्क डन का मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी रहने की वजह से आप उस पे अलजेब्रा के सारे रूल अप्लाई कर सकते हो। सीधा सीधा एडिशन, सीधा सीधा सब्सट्रैक्शन, कोई टेंशन नहीं है, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्केलर रहने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो अब नेट वर्क डन यानी कि दोनों ने टोटल मिला के कितना काम किया। तो देखें टेंशन वाला वर्क डन आ गया 300 और ग्रेविटी वाला वर्क डन है -250। 50. तो इफेक्टिव या नेट वर्क डन अगर मैं निकालता हूं तो कैलकुलेशन होगा 300 प्लस 9 माइनस ऑफ 250, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 50 जूल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes. आइए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एक होमवर्क्स भी दूंगा आज आपको, आपने उसको ठीक ठीक तरीके से ट्राई करना है
और होमवर्क्स में वैसे ही क्वेश्चंस आपको दूंगा जिस तरीके के या जिस वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन द वे वी हैव सॉल्विंग उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अब एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और इनिशियली ये रेस्ट पर है। अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ये मूव करता है। फ्रिक्शन 0.1 है। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 seconds, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 seconds, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 seconds। तो काफी आसान है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि ये वो बॉडी है जिसके बारे में बात चल रही है। ये हमने यहाँ पे लगाया फोर्स जो कि है 7 न्यूटन का। इसके अगेंस्ट में इसको रुकाने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ। आप देखें इसका जो वेट आएगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या मैं इसे डायरेक्ट 20 लिख दूं? और नॉर्मल रिएक्शन एंड मैंने 20 इसलिए लिखा क्योंकि m10 2 है, तो mg का मतलब 20 हो जाएगा ना बेटा ये? यस सर। ओके, तो हमें देखते पता चल जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये 20 यूनिट्स है। गेटिंग इट? एक्सपेक्टेड ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये सरफेस पर ऐसे मूव करेगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो। चलिए एक और छोटा सा काम यहाँ पे पहले ही रेडी कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ n। हमें म्यू कितना बताया गया है? 0.1, सही जा रहे हैं हम। इनटू ये हमने निकाला 20, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 2 न्यूटन। ये भी क्लियर है ना? यस। अब आए एक एक करके सारे वर्क डन निकाल लेते हैं। बट इसने वर्क डन हमको जो पूछा वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया, यहां गड़बड़ हो गई। अब बच्चों जब भी मैं वर्क डन निकालूंगा, चाहे मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूं अप्लाइड फोर्स की वजह से, चाहे मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूं फ्रिक्शनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या क्वेश्चन में कहीं डिस्प्लेसमेंट गिवन है? नो। नहीं। नो। तो फिर हम वर्क डन निकालें कैसे? S is equal to ut plus half at square. हाँ, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिल्कुल सही। मतलब हमें यहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन की कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा और उस काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा इन अ टाइम ऑफ 10 seconds। दिस इज क्रिटिकल, वेरी गुड, शाबाश। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। चलिए ये बताएं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। जीरो, शाबाश। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये नंबर चला गया। अब आए एस पर आते हैं। ये हो गया 0, आपकी मालूमात के लिए लिख रहा हूं, ये हाफ इनटू टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। अब हमारी गाड़ी आगे अटक गई, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है। 10। एक्सेलरेशन कहां से लाएं? ये तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा है बेटा, 10 कहां से? 10 तो वो अंडर ग्रेविटी में होता है। छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो आप लोग, ऐसे आंसर करोगे तो। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस ब्लॉक पर इफेक्टिवली कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस पर एक साथ साइमल्टेनियसली 2 फोर्सेस हैं बेटा। कौन कौन से? 7 न्यूटन और 7 न्यूटन वाला और फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। तो इफेक्टिवली इस ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 5। आगे की तरफ 7 और पीछे की तरफ 2। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये ब्लॉक चल रहा है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पर 7 ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और 2 न्यूटन ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो उस ब्लॉक पर इफेक्टिवली उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 5 न्यूटन का इफेक्टिव फोर्स काम कर रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन है फोर्स अपॉन मास। करेक्ट है बच्चों? यस सर। अब ध्यान दें, यहां पर मुझे नेट फोर्स लिखना चाहिए। नेट फोर्स कितना है? 5। क्यों आया 5? समझ में आया? यस सर। 7 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ, इस ब्लॉक पर नेट Yes. फोर्स, क्योंकि हमको तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो अंडर द कंबाइंड फोर्स डेवलप हो रहा है। और टोटल मास इस ब्लॉक का कितना है? 2। तो ये वैल्यू मैं यहां लाके सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझे बच्चों? अब आइए डिस्प्लेसमेंट का पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। दिस इज 5, दिस इज सॉरी हाफ 5/2 इंटू दिस विल बिकम 100। ठीक है,
बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 4 से कटा 25 into 5 125. yes, so we may say 125 meter. So total जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा अंडर द इफेक्टिव फोर्स, अंडर द टोटल पॉसिबल फोर्स, क्योंकि ये 7 न्यूटन का फोर्स आगे खींच रहा है तो ये 2 न्यूटन का फोर्स इसको रुकाने की कोशिश भी कर रहा है, तो दोनों की खींचातानी में ये 125 मीटर आगे जाएगा, ऐसे सोचना है हमने। अब निकालेंगे वर्क डन एक एक करके। पहले निकालते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, के से ए पॉइंट। तो इसका वर्क डन मैं ऐसे लिखता हूं, अप्लाइड फोर्स ए, चुपचाप से F अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। F अप्लाइड है 7, डिस्प्लेसमेंट है 125। कितना हुआ आंसर? बताएं जल्दी से। 875 875 जूल। अब निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फौरन ही क्लिक होना चाहिए मैंने क्या लिखा। माइनस। हाँ, क्लिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Opposite इसका direction. एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट तो x आगे है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे है। अच्छा, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? 2 2. minus जस्ट 2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 125। इफेक्टिवली तो उतना ही हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना हुआ? minus 250. 50. -250 जूल। चलो ये भी बात निपट गई। अब सी पार्ट में हमको निकालना है टोटल वर्क डन, ठीक है ना, नेट। तो चुपचाप से हम दोनों को ऐड कर देंगे भाई, अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स हो गया हमारा नेट वर्क डन हो गया 875 माइनस 250। बताएं नेट वर्क डन क्या हो रहा है? 625 जूल। तो ये हो गया फाइनल। अच्छा देखो, नेट वर्क डन पॉजिटिव आया, इसका ये भी मतलब माना जाएगा कि इफेक्टिवली ब्लॉक आगे ही गया, क्योंकि ये जीत गया ना, फिर इफेक्टिव आगे गया, इसका मतलब ये भी माना जाएगा यहाँ पर। आ रही ना बेटा बात समझ? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। 1-2-5 मिनट में लेक्चर को स्ट्रेच करूंगा, आगे आगे खींचूंगा, चलेगा ना? क्योंकि ये Yes, sir. क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर लूं तो अगले लेक्चर में फिर आगे की टॉपिक पे हम बात कर पाएंगे। Now there are two masses, 1 kilogram and 2 kilogram, and they are attached at the two ends of the light inextensible string passing over a smooth fixed pulley. If the system is released from rest, find the work done by the string on the blocks in 1 second. थोड़ा और कैलकुलेशन यहाँ पे हमको करना है। अगर आप बात को तेजी से समझें तो you'll enjoy it. ये पुली है मान लो, जो कि फिक्स है, स्ट्रिंग है ऐसे, और इस पर 2 ब्लॉक्स अटैच कर दिए गए हैं। दिस इज ऑफ 1 kg and let's say the another one is here 2 kg. लॉज ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। Yes, sir. फटाफट काम करते हैं। क्या ये नीचे की तरफ 20 हो जाएगा? Yes. ये 10. नीचे की तरफ 10 हो जाएगा। इधर ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा T, इधर भी आ 10. जाएगा T। इफेक्टिवली ये नीचे जाएगा 2A 20. और इफेक्टिवली ये ऊपर जाएगा 1A। क्या हम बहुत जल्दी से 2 इक्वेशन बना सकते हैं? Yes. 1A is equal to 3. T minus 10। दूसरी वाली इक्वेशन 2A is equals to 20 2A minus. is equal to 20 minus T। आपको याद है नेट एफर्ट का मैंने एक इक्वेशन, नेट एफर्ट का एक मेथड मैंने आपको बताया था। नेट एफर्ट कितना हुआ इसमें? 30. 30? गलत। 10. 10। चलो ठीक है, नहीं भी है तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इन दोनों इक्वेशन को उठा के माइनस कर लें। यस, माइनस कर लें इन दोनों इक्वेशन को। या प्लस कर लें, चलें प्लस करें, माइनस नहीं करें, प्लस करें। क्या आएगा आंसर? 3A is equal to
10, a is equal to 10/3 प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। इक्वेशन साइमल्टेनियस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस टी माइनस टी कट गया, 1a + 2a 3a हो गया, 20 और -10 10। अरे बड़ी छोटी सी चीज है, लॉज ऑफ मोशन में कई बार तो सॉल्व किए हैं। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. हाँ अब हमें तो निकालना है वर्क डन, तो उसके लिए हमको ये टेंशन वाले फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम ये जो एक्सेलरेशन हमको मिला है ना, ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लाते हैं हम यहां पुटअप कर देते हैं। देखिए हमको क्या मिलेगा, 10/3 इज इक्वल टू t - 10, यानी कि t इज इक्वल टू 10/3 + 10, which gives me t is equal to 40/3 न्यूटन। करेक्ट है? यस। यस सर Yes, sir. हमको फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना हुआ इन 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये दोनों ब्लॉक्स कैसे कैसे डिस्प्लेस हुए, कितना कितना डिस्प्लेस हुए, ये निकालना पड़ेगा हमको। तो वैसे तो एक्सेलरेशन हमको पता चल गया है कि 10/3 है, तो आओ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर एक बार हम काइनेमेटिकल इक्वेशन पे जाते हैं। S is equal to ut plus हाफ at²। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो 0 होगा, क्योंकि जस्ट इन ब्लॉक को रिलीज किया गया है, छोड़ा गया है, अटैच करके छोड़े, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, S is equal to हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 40/3, टाइम कितना है 1 सेकेंड का 10/3. स्क्वायर, Sir, 10/3. सॉरी एक्सेलरेशन इज 10/3, सॉरी फॉर दैट, 10/3, तो ये हो गया 10/3 इनटू टाइम है 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट हमको सीधे सीधे मिल गया 5/3 मीटर। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes, sir. यस हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5/3। अब हमें निकालना है वर्क डन। अब देखो, अगर मैं इस वाले ब्लॉक के हिसाब से सोचूं, तो ये ब्लॉक ऊपर गया, ठीक है ना, ब्लॉक ऑफ 1 kg, और टेंशन भी ऊपर ही है, 1 kg वाला ब्लॉक। फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? डू यू हैव एनी रीजन फॉर दैट? Forget लीजिए. ब्लॉक कहां गया Upper side. और टेंशन कहां लग रहा है? Downward side. They are both Downward opposite. टेंशन, टेंशन डाउनवर्ड लग रहा है, नहीं दिख रहा तुमको? टेंशन कहां लग रहा है? Upward. Upper side. दोनों में एंगल कितना बना? 180 degree. 180. 0 डिग्री। कमाल करते हो यार। अरे भाई, टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों में एंगल तो 0 हो गया ना, Yes. तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? यस सर Yes, sir. हाँ, कितना टेंशन 40/3 और कितना डिस्प्लेसमेंट 5/3। डिस्प्लेसमेंट तो अभी निकाला 5/3, Sir. मल्टीप्लाई करें, बताएं आंसर क्या है? By 3. 9 जूल। करेक्ट है ना? अब दूसरे साइड में ले लें, ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम, इसको मैं लिखता हूं W2। अब समझ जाए मैंने माइनस क्यों लगाया। अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन है ऊपर की डायरेक्शन में और ब्लॉक जा रहा है नीचे, नीचे के डायरेक्शन। ठीक है ना? आंसर तो इसका भी वही आएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि But टेंशन negative में आएगा। अभी भी कितना लिखूंगा
40/3 और डिस्प्लेसमेंट तो मैं अभी भी लिखने वाला हूँ 5/3। डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी उतना ही हुआ, लेकिन टेंशन वाला वर्क डन अगर मैं निकालता हूं तो यहां आंसर आ जाएगा माइनस में 200/9 जूल। आंसर तो अभी भी उतना ही आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। समझ पाए? यस सर। सर चलिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ले लें आप। ये आपका होमवर्क रहेगा, आराम से पढ़ें, सॉल्व करें, ध्यान से देखें। इस सेक्शन को पूरा कर लेते हैं, कुछ एक दो और क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर रुकते हैं, जब तक ये आपके होमवर्क्स में यहाँ पे पुटअप कर देता हूं। ये भी होमवर्क रहेगा आपका। ये इसके ऑप्शंस हैं, काफी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे नहीं लगता इसमें मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश है, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। ओके, इसके साथ साथ आप ये भी एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लें, सोचें जरा इस पे थोड़ा सा, प्रॉपर तरीके से सोचें। और एक दो और क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहता हूं। चलें इस क्वेश्चन को हम करते हैं, एक 2-5 मिनट और बस। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, and it is required to maintain a velocity of 2 meter per second. Velocity, constant velocity है, there is no acceleration condition given, for a block of mass 10 kilogram sliding over a rough surface. Work done by this force in 1 minute. 1 मिनट में ये कितना वर्क डन कर सकता है, ऐसे पूछा। और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, सारे ही ऑप्शंस पॉजिटिव हैं, तो we'll just consider it in a very direct way. Let's say कि वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ऐसा है, ठीक है? सही जा रहे हैं? अब ध्यान से देखें बेटा, ये चीज मैंने यहां से हटा दी और मैंने क्या लिखा, नोटिस किया आपने? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जो है ना हटा के मैंने वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन का रोल ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन किया जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ सीधे सीधे डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब फिलहाल प्रॉब्लम में सारे आंसर पॉजिटिव हैं, तो थीटा को 0 मान लें, ठीक है? डायरेक्ट थीटा को 0 मान लें। फोर्स कितना लगा दिया हमने? 5 न्यूटन। कितनी वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है? 2। टाइम 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है बच्चों 60 सेकेंड 60 सेकेंड इनटू, चूंकि सारे आंसर पॉजिटिव हैं इसलिए थीटा को मैं 0 मान के काम कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए इंक्लाइन प्लाइन पे स्लाइड करते वक्त तो फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, बट एज द ऑप्शंस आर इन द पॉजिटिव वे, तो मैं थीटा को 0 मान के कैलकुलेशन पूरा करता हूं। आंसर क्या आएगा? 600. 600। So this is your answer. Okay. Now one last question for today's class, and I may consider this question to be very important and quite a conceptual. एक 10 किलोग्राम का सैटेलाइट है, एक रेवोल्यूशन को पूरा करता है अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर इन 108 मिनट। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? सोचें बेटा, ये अर्थ है सेंटर पे फॉर एग्जांपल, और इसके अक्रॉस ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। जस्ट इमेजिन करें आप, ये सैटेलाइट घूम रहा है लाइक दिस। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सैटेलाइट यहां है, तो सैटेलाइट ऑब्वियसली जब चल रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा आगे की तरफ, है ना, क्योंकि उसे तो ऐसे घूमना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा वो तो टुवर्ड्स द अर्थ ऐसे एक्ट हो रहा होगा। दोनों में एंगल कितना बना? 90। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है? 90। ऐसी सूरत में वर्क डन कितना होता है? 0। Zero. तो
कोई भी सर्कुलर मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से होता है, टाइम पीरियड फॉलो करके होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखें वर्क डन कितना होता है? 0. 0 होगा, क्योंकि इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन यही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्क, दैट्स इट, फिनिश। याद रखें इस कंसेप्ट को। ओके, Yes, sir. चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं।